हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, किसी दूर के कोने में, धरती से इतनी दूरी पर कि उसे देखा नहीं जा सकता, जिसे वैज्ञानिक पिछले 100 सालों से खोज रहे हैं। ये है प्लेनेट 9, बर्फ और पत्थर का एक ठोस गोला। ये धरती से कम दुगना बड़ा है और शायद 6 गुना भारी भी है। प्लेनेट 9 सूरज के चारों तरफ नेपट्यून और प्लूटो से भी कहीं ज्यादा दूरी पर ऑर्बिट करता है, धरती से सूरज की दूरी का लगभग 500 गुना दूर, और ये हर दूसरे प्लेनेट से करीब 16 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है। इसका ऑर्बिट इतना लंबा है कि एक चक्कर पूरा करने में प्लेनेट 9 को 15,000 साल तक लग सकते हैं। इतनी दूरी पर किसी भी बड़ी चीज को डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। हम ये सोचकर खुद को बेवकूफ बनाते रहे हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच ये है कि हमने अभी बस शुरुआत ही की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कुछ देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता कि वो है? ये एक बिल्कुल सही सवाल है, और यही हमारी कुछ सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज के पीछे की साइंटिफिक मेथड का एक बड़ा हिस्सा है। ये सब शुरू होता है यूरेनस से। सूरज से 7वें प्लेनेट को सबसे पहले विलियम हर्शल नाम के एक शख्स ने 1781 में अपने घर के बैकयार्ड में एक होममेड टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था। वो किसी नए प्लैनेट्स की तलाश में नहीं थे, वो तो बस कॉमेट्स ढूंढ रहे थे, और पहले उन्हें यूरेनस एक कॉमेट ही लगा था, जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि ये कुछ बहुत बड़ा है। ये बस एक तरीका है नया प्लेनेट खोजने का, बिल्कुल एक्सीडेंट से। लेकिन ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे बार बार दोहराया जा सके। हर्शल पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने यूरेनस देखा था। ये दशकों से स्टार चार्ट्स पर दिख रहा था, बस इतना धुंधला और इतनी धीमी गति से चल रहा था कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने यूरेनस की ऑर्बिट को ट्रैक करना शुरू किया, उन्हें कुछ अजीब लगा। अपने पाथ के कुछ हिस्सों पर यह प्लेनेट अचानक से तेज हो जाता था, तो कभी कभी धीमा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। इसे टेक्निकली पर्टर्बेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स अपने आप अजीब हरकतें नहीं करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो यूरेनस को कौन डिस्टर्ब कर रहा था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचते हैं साल 1846 में। अर्बैन ले वेरियर और जॉन कॉच एडम्स नाम के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने यह कंक्लूजन निकाला कि आउटर सोलर सिस्टम में कोई अनदेखा प्लेनेट है जो यूरेनस की इस अजीब हरकत के लिए जिम्मेदार है। और उन्होंने ऑर्बिटल मैकेनिक्स की साइंस और पुराने जमाने के गणित का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट किया कि वो रहस्यमय प्लेनेट कहाँ होना चाहिए। फिर जर्मनी में जोहान गाल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने अपना टेलीस्कोप ठीक उसी जगह की तरफ घुमाया जहां इस नए प्लेनेट के होने की भविष्यवाणी की गई थी, और बस कुछ ही घंटों की खोज में उन्होंने नेपट्यून को पहली बार देखा, सूरज से 8वां प्लेनेट। इस खोज के बाद ये आइडिया और भी पक्का हो गया कि मैथ से प्लैनेट्स ढूंढना टेलीस्कोप को रैंडम दिशाओं में घुमाने से कहीं बेहतर तरीका है। वैज्ञानिकों ने और पर्टर्बेशंस ढूंढने शुरू किए, और नेपट्यून के ऑर्बिट में भी एक छोटी सी वॉबल मिली, और फिर प्लेनेट 9 की तलाश शुरू हुई। और इसी तलाश के चलते 1930 में प्लूटो की खोज हुई, जिसे कभी सोलर सिस्टम का 9वां प्लेनेट कहा जाता था। लेकिन यहाँ एक जरूरी टर्म समझना होगा, ऑब्जर्वेशनल बायस। वैज्ञानिक नेपच्यून के पार एक नया प्लेनेट ढूंढने निकले थे। उन्हें कुछ मिला, इसलिए उन्होंने मान लिया कि यही वो प्लेनेट है। लेकिन ऐसा नहीं था। प्लूटो एक हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक पावरफुल टेलीस्कोप में ये बड़ा और चमकदार दिखता है। लेकिन असल में ये बहुत छोटा है और इतना विशाल नहीं है कि नेपट्यून के ऑर्बिट को अफेक्ट कर सके। और नेपट्यून की वो वॉबल, वो तो बस एक मेजरमेंट की गलती थी। लेकिन इससे नए प्लैनेट्स की तलाश नहीं रुकी, बस एस्ट्रोनॉमर्स को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पिछले 3 दशकों में डीप सोलर सिस्टम में, जिसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं, मानो जैसे वहां डिस्कवरीज की बाढ़ आ गई है। प्लूटो यही है, लेकिन ये जगह बर्फ और पत्थर के अनगिनत स्ट्रक्चर से भरी हुई है। अंदाजा लगाइए, काइपर बेल्ट में शायद हजारों प्लूटो जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने उनमें से मुट्ठी भर आइडेंटिफाई किए हैं, बाकी अभी भी अनदेखे हैं। और कम से कम 100 अरब और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कम से कम 1 किलोमीटर चौड़े हैं। प्लैनेट 9 की सस्पेक्टेड लोकेशन काइपर बेल्ट से भी कहीं दूर है, लेकिन अगर वो वहां है तो उसकी ग्रेविटी का असर काइपर बेल्ट के दूर के ऑब्जेक्ट्स पर दिखना चाहिए। और यही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 एस्ट्रोनॉमर्स माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटीन बटीगिन ने 2016 में डिस्कवर किया। उन्होंने काइपर बेल्ट के बाहरी किनारे पर ऑब्जेक्ट्स का एक अजीब क्लस्टर देखा। ये सब एक लंबी झुकी हुई ऑर्बिट में एक साथ ग्रुप थे, जो किसी रैंडम चीज की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बाहरी फोर्स ने इन सबको एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में गाइड किया हो। और जितने ज्यादा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स मिलते गए, उतनी ज्यादा अजीब हरकतें दिखने लगीं। कुछ ऑब्जेक्ट्स सूरज के ऊपर और नीचे ऑर्बिट कर रहे थे, बीच में नहीं। कुछ हर दूसरे ऑर्बिटिंग बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेपट्यून की खोज के वक्त हुआ था।
इन वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया कि इन सब अजीब हरकतों का एक ही बड़ा कारण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। इसमें सोलर सिस्टम को उस रॉ कैओटिक स्टेट में रखा जैसा वो प्लैनेट्स के नए नए बनने के वक्त रहा होगा। फिर उस अर्ली सोलर सिस्टम में 2 सिनारियोज प्रेजेंट किए गए, एक प्लैनेट 9 के साथ, एक उसके बिना। नतीजा, जब प्लैनेट 9 को सिमुलेशन में शामिल किया गया तो काइपर बेल्ट के सभी दूर के ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही लाइन अप हुए जैसे हम आज रियल सोलर सिस्टम में देखते हैं। इस स्टडी के मुताबिक प्लैनेट 9 के एग्जिस्ट करने की सर्टेनिटी 99.6% है। लेकिन एक सवाल जो ये सिमुलेशन नहीं बताता वो ये है कि इतना बड़ा प्लैनेट आखिर सूरज से इतनी दूरी पर अकेला कैसे फंस गया। काइपर बेल्ट इसलिए है क्योंकि वहां कोई पूरा प्लैनेट बनाने के लिए पर्याप्त डेंसिटी नहीं थी। इसका मतलब है कि प्लैनेट 9 कहीं और से आया होगा और वो कहीं और एक बिल्कुल अलग सोलर सिस्टम हो सकता है। इसे हम रूग प्लैनेट कहते हैं। ये एक ऐसा पिंड है जो अपने होम स्टार से बाहर निकल गया और अंतरिक्ष में भटकने लगा। हमारे सूरज की ग्रेविटी ने शायद अरबों साल पहले ऐसे किसी रोग प्लैनेट को कैप्चर कर लिया होगा। यह भी संभव है कि प्लैनेट 9 कभी सूरज के बहुत करीब था, सैटर्न और नेपट्यून के बीच कहीं बन रहा था, लेकिन पूरी तरह बनने से पहले ही बाहर धकेल दिया गया। इतनी जोर से नहीं कि रोग बन जाए, तो वो बस सूरज की ग्रेविटी के आखिरी किनारे पर आकर अटक गया। किसी भी केस में प्लैनेट 9 खुद एक बेहद डेंस बॉल होगा, पत्थर, धातु और जमी हुई मटेरियल का, जैसे किसी ऐसे प्लैनेट का कोर जिसे पूरी तरह बनने का मौका ही नहीं मिला। अगर प्लूटो से भी ज्यादा डेड और फ्रोजन कुछ इमेजिन करना हो तो वो यही है। अब हम एक ऐसे प्लैनेट के बारे में इतना कुछ जानते हैं जिसे किसी ने देखा नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कहां? दुर्भाग्यवश प्लैनेट 9 को ढूंढना नेपट्यून को ढूंढने जितना आसान नहीं होगा, और नेपट्यून को ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं था। जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो नेपट्यून से 15 गुना ज्यादा दूर हो सकती है, छोटी भी होगी और कम चमकदार भी, क्योंकि इसका कोई वाइब्रेंट गैस से भरा एटमॉस्फेयर नहीं है। बहुत पॉसिबल है कि प्लैनेट 9 धरती के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स के अलावा सबके लिए इनविजिबल हो, और उन टेलीस्कोप से भी इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। याद है हमने ऑब्जर्वेशनल बायस की बात की थी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन खास तौर पर प्लैनेट 9 के एविडेंस ढूंढ रहे थे, तो नेचुरली उन्हें वही मिला। लेकिन क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? बिल्कुल। एक सिचुएशन तो रहस्यमय प्लैनेट से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत छोटा सा ब्लैक होल घूम रहा है जिसकी ग्रेविटी ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर रही है। इसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। माना जाता है कि यह बिग बैंग के ठीक बाद बना था, जब डेंस मैटर के गुच्छे पहले स्टार्स बनाने लगे। संभव है कि सबसे डेंस रीजन्स ने स्टार फेस को स्किप कर दिया और सीधे ब्लैक होल्स में कोलैप्स हो गए, और तब से ये यूनिवर्स में घूम रहे हैं। अगर ये एग्जिस्ट भी करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में एक होने की संभावना भी बहुत कम है। लेकिन जैसे प्लैनेट 9 की थ्योरी न सही साबित हुई है न गलत, ये थ्योरी भी बिल्कुल वैसी ही है। एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्रेविटी बस बड़ी दूरियों पर थोड़ा अलग तरह से काम करती है, और जो हमें अजीब लगता है वो असल में नेचर का नॉर्मल तरीका है। ग्रेविटी और ऑर्बिट्स के बारे में जो भी प्रेडिक्शंस हम करते हैं वे अभी भी आइजैक न्यूटन के 17वीं सदी के लॉज पर बेस्ड हैं। लेकिन न्यूटन ने सैटर्न से दूर कोई चीज कभी नहीं देखी थी, तो मुमकिन है कि उनसे कुछ छूट गया हो। हम खुद को ये सोचकर बेवकूफ बनाते हैं कि हम सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम अपने पास की बहुत सी चीजें देख सकते हैं। लेकिन जितना हम आउटर रीचेस में डिस्कवर करते हैं उतना ज्यादा पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह है वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी। यह पृथ्वी पर सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड टेलीस्कोप है। इसमें अब तक का सबसे बड़ा और हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला डिजिटल कैमरा लगा है, और ये एक मोटराइज्ड सिस्टम से जुड़ा है जो इसे हर 3 दिन में पूरे रात के आसमान की एक इमेज कैप्चर करने देता है। वेरा रूबिन ने 2025 की गर्मियों में पहली बार ऑपरेशन शुरू किया है, और इसका लक्ष्य है अगले 10 सालों तक रात के आसमान के ये सुपर हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स लेते रहना। आखिर में हमारे पास अंतरिक्ष की एक टाइम लैप्स वीडियो होगी, और जैसे जैसे ये वीडियो बनती जाएगी हमें अजीब ऑब्जेक्ट्स को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। वो खुद अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। तो हम नए कॉमेट्स, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स जरूर खोज लेंगे, और अगर कोई नोवा प्लैनेट वहां है तो उसे भी ढूंढ लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो दोस्त हाल ही में हमारे चैनल पर आए हैं उन्हें मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप वाकई कमाल के हैं। मिलते हैं
अगले वीडियो में।